वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी AE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम नियर बाय है, 1 नवंबर को इतना बड़ा एग्जाम है, 712 पोस्ट हैं। तो उसके लिए इतने शॉर्ट टर्म में तैयारी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन हम सारे कर लें। लास्ट एग्जाम 2013 में हुआ था, उसके अगर हम सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक करते रहें तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी ये पेपर किस रिगार्डिंग किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या इसके फेवरेट एरियाज हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब नॉलेज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ग्रैब कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस तो है ही। तो इसीलिए हम लोग मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ पॉज कर करके आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, जो नहीं हो रहा देखिए और मेरा सॉल्यूशन देखिए कि मैं उसके साथ साथ मैं सिर्फ आंसर की नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की है, क्यों है, इस क्वेश्चन का अगर ये आंसर है तो क्यों है, इसके साथ साथ और इसके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट और बन सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों को अगर इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए इस छोटे से टाइम इंटरवल में तो CIZ प्लस लेके आया बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, लेके आए हैं यूपीपीएससी AE लमसम पैक। आप लोग ये हमारे CIZplus.com पे या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये इज द बेस्ट कोर्स रिगार्डिंग द यूपीपीएससी AE प्रिपरेशन। इसमें आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के 10 to 15 शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगे, पर सब्जेक्ट 3 to 5 क्विजेज मिलेंगी, साथ के साथ असाइनमेंट्स हैं और हमारा लाइव डाउट सेशन है। आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन का मॉड्यूल है। अगर आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस जो कि यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसके अलावा भी कुछ मटेरियल चाहिए तो यूपीपीएससी AE लमसम पैक इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग एक साल का कोर्स कवर नहीं कर रहा, ये शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइंड है। सो इट इज द बेस्ट कोर्स फॉर दिस प्रिपरेशन। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग इस बार डिस्कस कर रहे हैं RCC का सेकंड वीडियो है ये, RCC के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हुप टेंशन इन RCC वाटर टैंक विल बी रजिस्टर्ड बाय। अरे हुप टेंशन क्या होती है? हुप टेंशन ऐसे समझ लो, हुप टेंशन में क्या होता है मान लो यार, कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो आपके सामने एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप में पूरे में पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी ना अपने प्रेशर के कारण इस वॉल पे आउटवर्ड फोर्स लगाता है। तो इस वॉल के अंदर ना, जैसे कि ऐसा समझ लो ये मेरी एक टैंक है, अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ना, ये टैंक ऐसे समझ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, पानी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण एक्सपेंड होना चाह रहा है, हो नहीं पा रहा है क्योंकि बेस से हमने रिजिड कर रखा है, लेकिन इसमें एक अपने आप की एक टेंशन है, हर एक वॉल का पार्टिकल आपस में खुलना चाह रहा है क्योंकि वाटर अंदर से प्रेशर लगा रहा है। तो उस प्रेशर को वॉल एक, जैसे मान लो ये वॉल की सरफेस है, उस वॉल की सरफेस आपस में एक्सपेंड होना चाह रही है, वॉल के बीच में थिकनेस पे, लेट्स से अगर ये वॉल की थिकनेस है तो बाहर की तरफ एक वॉल और दूसरी वॉल अगर ऐसे है तो बाहर की तरफ आपस में एक्सपेंड हो रही हैं, इस टेंशन को बोलते हैं हुप टेंशन। ये जनरली वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में, पाइप्स में, टैंक्स में, सिलेंड्रिकल शेल्स में अक्सर देखने को मिलती है हुप टेंशन। तो बोलता है हुप टेंशन को रेजिस्ट कौन करता है? देखो टैंक में मिलेगी हुप टेंशन, टैंक पानी से भरा होगा, तो उसको रेजिस्ट काम करने का कौन करता है? स्टील अकेला, क्योंकि टैंक का डिजाइन का कौन सा कोड है? IS 3370 वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का कोड है। इसमें यह बताता है कि इधर भी हम लोग कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो सारी की सारी, क्योंकि हुप टेंशन है मतलब टेंसाइल फोर्स है, उसको कौन कैरी करेगा? स्टील अकेला, ना कि कंक्रीट अकेला, ना कि पार्शियली कंक्रीट पार्शियली स्टील। आगे चलें। The factor used to account for the difference in the strength indicated by cube test and strength of concrete in structures। अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थ्योरी में चलूं,
ये है मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। थोड़ा सा अगर रिवाइज करें, ये कुछ ऐसी बनती है। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं जो एफ सी के है मेरा क्यूब की स्ट्रेंथ, वो कुछ ऐसे, ये आइडियल कर्व बना रहा हूं मैं, आइडियलाइज्ड कर्व जो हम बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी होती है एफ सी के, जब तक हमने कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं लगाया। अब ये तो है क्यूब का टेस्ट करने के लिए, क्यूब का टेस्ट करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ आती है एफ सी के, जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डिजाइन में तो यूज नहीं करेंगे। तो हमने देखा है जब हम क्यूब की स्ट्रेंथ देखते हैं और उसी कंक्रीट मटेरियल का, देखो ये कंक्रीट है, एक कंक्रीट का क्यूब बनाओ, उसी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाओ, जो स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आएगी ना वो क्यूब से कम आती है। क्यों? साइज इफेक्ट के कारण। क्यूब का साइज छोटा है, उसकी प्लेट्स के ऊपर फ्रिक्शन कम लगती है, इसकी थ्योरी बहुत लंबी है। ऐसे समझ लो कि साइज इफेक्ट के कारण हमेशा स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ से कुछ कम आती है। तो हमने तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ से मतलब है, लेकिन हम टेस्ट क्यूब पे करते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्वियसली कम आंकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं 1.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हुआ क्यूब की बात। अब इसको ही मेरे को स्ट्रक्चर में लेके जाना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एफ सी के अपॉन 1.5, दैट इज 0.67 एफ सी के, 0.67 एफ सी के आता है। और डिजाइन क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है, डिजाइन कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर मैं एक और बार इसको 1.5 से डिवाइड कर दूं, वो क्यों? क्योंकि वो है मेरा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का। अभी तो ये तो स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ है जो मेरे को जरूरत है, सेफ्टी फैक्टर तो लगाया नहीं मैंने, जो मेरा डिजाइन सेफ्टी फैक्टर है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या आई? 0.67 एफ सी के को एक और बार 1.5 से डिवाइड किया, ये आता है 0.45 एफ सी के। क्लियर है? लिखता हूं, ये है मेरी स्ट्रक्चर में और ये है मेरी लेट्स से डिजाइन स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ को कितना बोला जाता है? 0.45 एफ सी के। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो ये पूछ रहा है क्यूब टेस्ट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर में जो फैक्टर यूज होता है इन दोनों के डिफरेंस में, उस फैक्टर की क्या वैल्यू होती है? उस फैक्टर की वैल्यू होती है 0.67। क्यों? हम 0.67 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.5 से तो डिवाइड किया है। अगर बोला जाता किस फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो 1.5, किस फैक्टर का यूज किया जाता है, कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है? 0.67 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलें। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी या फिर आरसीसी मेंबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स इज नोन एज, इसकी अप्रोच पूछ रहा। ऑप्शंस क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या फिर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अब इसका देता हूं रीजन। क्यों? जो वर्किंग स्ट्रेस की अप्रोच है ना, वो काफी कुछ प्री डिफाइंड चीजों से लेता है, वो प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं करता, उसमें स्टैट्स यूज नहीं होता। मतलब उसमें क्या जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें होता है लोड फैक्टर तो यहाँ पे यूज ही नहीं होता। लोड हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये ना एक्सपेरिमेंट से नहीं आए हैं, ये हमने प्री डिफाइंड अपने क्या कहते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस हमने मान लिए। ये सब तीनों प्री डिफाइन कर लिए, डिटरमाइन कर लिए पहले से ही, लेट्स से डिफाइन कर लिए, प्री डिफाइंड है। तो प्री डिफाइंड को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक, जो डिटरमाइन कर लिया है पहले ही। तो वर्किंग स्ट्रेस अप्रोच कैसी चलती है? डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन जो लिमिट स्टेट अप्रोच कैसी होती है? वो होती है प्रोबेबिलिस्टिक।
प्रोबेबिलिस्टिक क्यों? क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस के जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं, जो कि कंक्रीट के लिए 1.5 है और स्टील के लिए 1.15, जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग, वो दोनों प्रोबेबिलिटी की वजह से आए हैं। उसमें हमने हाई एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तब जाके उन दोनों को मानना है, और वो भी हम लोग क्या करते हैं, उस पर भी कई बार हम लोग रिसर्च चलती रहती है, तब जाके हम लोग ये यूज किया, प्री डिफाइंड नहीं है वो प्रोबेबिलिटी की वजह से आए हैं, ये हमने वाया एक्सपीरियंस अपना मानना है। तो दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, और लिमिट स्टेट कैसी है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। आगे चलें। फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बताने के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील क्या है? हमें पता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बताया, कंक्रीट के लिए लेते हैं स्ट्रेंथ 1.5 और स्टील के लिए लेते हैं 1.15। आपने सुना होगा जब अगर FCK दिया हुआ है और कुछ मतलब हमें कंक्रीट की दी हुई है स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और उसको डिजाइन स्ट्रेंथ में करना है कन्वर्ट, तो 1.5 से डिवाइड करते हैं। और 1.15 कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1.15 स्टील जो वो 0.87 आता है ना, लिखते हैं 0.87 FY/AST, ये सब, ये 0.87 कहाँ से आया है? FY को अगर आप 1.15 से डिवाइड करोगे, दिस इज सेम एज 0.87 FY, तो इसीलिए 1.15 है मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिससे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड। या फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि लिमिट स्टेट डिजाइन में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं, 1.15 से डिवाइड करते हैं। और कंक्रीट में ज्यादा, स्टील में क्यों कम? क्योंकि कंक्रीट जो है मेरा बेसिकली उसमें क्वालिटी कंट्रोल कम होता है, वो साइट पे बनता है, जबकि मेरा स्टील है वो लैब में, फैक्ट्रीज में बनता है। तो इसलिए फैक्ट्रीज में जो है मेरा क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा है, ये बेटर क्वालिटी से डिजाइन किया जाता है स्टील, बेटर इसकी स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी ज्यादा है, जबकि कंक्रीट की एक्यूरेसी डिजाइन करने की कम है, बनाने की। तो इस कारण कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है और स्टील का कम। For RC column, reinforced concrete column, the spacing of the longitudinal bars measuring along the periphery of the column should not be exceed। पूछ रहा है, जो ये अगर मैंने कॉलम बनाया, लेट्स से ये अगर पेरीफेरी पे बार्स लगा रहे हैं, लेट्स से ये, तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं, मैक्सिमम स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग SV, ये पेरीफेरी पे जो हम कॉलम लगा रहे हैं, इनकी मैक्सिमम स्पेसिंग की लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 300 mm। कुछ भी कर लो, कॉलम में 300 mm से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं आप दे सकते। तो ये 300 mm डिफाइंड है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, सिंपल कोडल प्रोविजन है। मैंने बस फिगर से बताया कि ये बोल रहे हैं। कोई भी दो बार्स ले लो, एडजेसेंट बार्स ले लो, उन दोनों के बीच की स्पेसिंग SVS 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। फॉर RCC कॉलम, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे चलें। अ स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ 350 mm इंटू 350 mm इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स। देखो, एक कंक्रीट का कॉलम, ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो मैं साथ साथ बताना चाहता हूँ। एक 350 mm इंटू 350 mm का कॉलम है, जिसमें 4 बार्स हैं 25 mm के और 4 बार्स हैं 16 mm के, टोटल 8 बार यूज हुए हैं, अलग अलग दो टाइप्स के। 4 बार 25 mm डाया के हैं और 4 बार 16 mm डाया के हैं। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, जो लेटरल रीइंफोर्समेंट होती है, लेटरल टाइज होती है, उसकी बात कर रहे हैं। अब जो लेटरल टाइज का डिजाइन होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लेटरल टाइज का डायामीटर कितना लें और लेटरल टाइज की स्पेसिंग कितनी लें। तो उसका डाया डिसाइड होता है 5T टाई का इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ, एक होता है टर्म मेरी फाई लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, जो कि मैक्स है, मैक्सिमम फाई लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अपॉन 4 या फिर 6 mm, ठीक है।
और जो स्पेसिंग है मेरी SV वो होगी मिनिमम ऑफ, इनमें मिनिमम्स, डायामीटर मैक्स, स्पेसिंग मिनिमम, एक होती है मेरी लीस्ट डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन बेसिकली ऑफ कॉलम, और एक होती है मेरी 16x5 लॉन्ग मिनिमम, और यहां है 300 mm। अगर आपको ये याद नहीं है, किसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं CIZplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में सब कुछ बेस्ट तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं इस कोडल प्रोविजन को समझाऊं, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से दोनों डिसाइड होते हैं। इन दोनों टर्म्स का मैक्स, इन तीनों टर्म्स का मिनिमम डिसाइड करता है। तो यहीं पर अगर साथ साथ लिख लिया जाए, 5 लॉन्ग मैक्स कितना है, 25 और 16 लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में, उसमें से मैक्सिमम कौन सा हुआ, 25 बाय 4, कुछ 6 से बड़ी वैल्यू आएगी, समथिंग 6.25 आएगी। ठीक है, 6.25 और 6 में से क्या मैक्स हुआ, 6.25, तो इसकी वैल्यू आ गई 6.25। आगे देखते हैं, पर 6.25 से ज्यादा लेना है। SV लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम, कॉलम तो स्फेरिकल सॉरी स्क्वायर है, तो लीस्ट भी 350 आया, 350। 16x5 लॉन्ग मिनिमम, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कौन सी है, 16 mm वाली, तो ये 16x16 दैट इज 256, मतलब कुछ भी हो जाए 256 mm से आप लोग स्पेसिंग कम ही लेंगे। ठीक है, और तीसरी जो है मेरी कंडीशन दो, तो 300 mm वाली है, वो है ही, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 300 mm से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 256, तो इसका आंसर आया 256। सर लेकिन यहां तो कहीं मैच नहीं कर रहा। देखो यार, इस क्वेश्चन में थी थोड़ी गड़बड़ी, तो मैं समझा देता हूं करना कैसे। ये कंडीशन बिल्कुल सही है कि 256 mm से स्पेसिंग ज्यादा हो ही नहीं सकती, इससे कम ले लो बेशक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। स्पेसिंग की एक लिमिट है। ऐसे ही टायर डाया बेशक थोड़ा ज्यादा ले लो, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, 2 mm ज्यादा ले लिए लेट से, लेकिन स्पेसिंग से ज्यादा नहीं ले सकते, स्पेसिंग कम बेशक ले लो। तो 256 mm से तो कम ही लेनी है। तो ये सब जो ऑप्शन है ना, ये 500 mm वाला तो वैसे ही गायब है, मतलब 300 mm से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, ये भी वो भी गलत है, क्योंकि 300 mm स्पेसिंग हम दे ही नहीं सकते जब स्पेसिंग 256 से ज्यादा लेनी ही नहीं। सर लेकिन फिर यहाँ तो 240 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5 mm डाया क्यों ले रहे हैं, जबकि आपने बोला मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट डाया 6.25 तो लो ही लो। मैं ये बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी ये थी, क्योंकि जो पिछला कोड था ना हमारा प्रीवियस, इससे 2000 वर्जन से जो पिछला वर्जन था, उसमें ये जो 5T की प्रोविजन अलग थी, उसके हिसाब से 5 mm बनता था। इस कारण यहाँ पे 5 mm, ये पुराना क्वेश्चन होगा कोई, उसको उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप लोगों को स्पेसिंग का हमेशा ध्यान रखना है, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसके कारण मेरा फर्स्ट ऑप्शन अपने आप ठीक बनता है। मैं मानता हूँ डाया पूरी तरह ठीक नहीं है, यहाँ पे अगर 8 mm होता, क्योंकि 6.25 mm तो कोई डाया होता नहीं, डाया तो जनरली इवन नंबर्स में ही होता है, तो अगर यहाँ पे 8 mm होता तो वो चलता, ये इवन में नंबर में नहीं, सॉरी, मेरा जनरली इंटीजर्स में होता है और जनरली इवन नंबर्स में होता है, 5 mm का डाया भी होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली 5 mm यहाँ पे गलत लग रहा है, लेकिन स्पेसिंग को ध्यान रखते हुए यही ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे चलें। इन केस ऑफ वन वे स्लैब कौन सी स्लैब होती है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट डाली जाती है, दोनों डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट नहीं डलती। वन वे स्लैब की क्या कंडीशन होती है, Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2, मतलब
जो लॉन्गर डायमेंशन बाय शॉर्टर डायमेंशन है, मतलब ये अगर ये मेरा एल वाई है, ऊपर लिखता हूं, अगर मेरा ये एल वाई है और ये मेरा एल एक्स है, तो मैं क्या कह रहा हूं, एल वाई अपॉन एल एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, तब मेरी वन वे स्लैब होगी। पूछ रहा है वन वे स्लैब में मेन रीइंफोर्समेंट किस डायरेक्शन में डाली जाती है। मेन रीइंफोर्समेंट हमेशा डाली जाती है शॉर्टर स्पैन के अलोंग, ये है मेरी मेन रीइंफोर्समेंट। और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बार, बेसिकली सॉरी ट्रांसवर्स गलत बोल गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बार्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गेट में भी आया हुआ है पहले। और ये ग्रीन कलर से है मेन रीइंफोर्समेंट। तो ये मेन रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, शॉर्टर जो स्पैन है उसके अलोंग, तो आंसर कौन सा हुआ, सी, अलोंग द शॉर्टर स्पैन। बिल्कुल सही दिख रहा है आंसर। आगे चलें। इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड, बॉन्ड में फेल हो गई वो, उसके जो स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है, अगर वहां पे फेल कर जा रही है बीम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज की जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करो, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर इज द राइट आंसर। मैं इसका वो बता देता हूं कि क्या कहते हैं, बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, इसका लॉजिक बता देता हूं। देखो, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड में तब फेल होगा अगर बॉन्ड का स्ट्रेस स्ट्रेंथ से ज्यादा आ जाए, एक्सटर्नल स्ट्रेस ज्यादा लग रहा हो और हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो, तब बॉन्ड में फेल होगा। अगर मैं उस स्ट्रेस को कम कर दूं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के तो तरीके हैं, बिल्कुल है, बार बड़े ग्रेड का यूज कर लो, कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा लो, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे को इकोनॉमी भी चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मेरा कम इकोनॉमी में काम चल जाए, ज्यादा खर्चा ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रेस को कम कर देता हूँ। वो कैसे कम हो सकता है, जो मेरा फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ द बार्स के, जो बार की क्रॉस सेक्शन है उसके पेरीमीटर के सम के ऊपर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बार्स के ऊपर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्टील को कांस्टेंट रख के, अगर मैं वो जो एरिया ऑफ, जिस मान लो 25-25 mm के 4 बार यूज कर रहा था और अब मैं 16-16 mm के लेट से 8 बार यूज कर दे रहा हूं, तो मेरा पेरीमीटर बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पेरीमीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, बड़े बार की जगह छोटे बार यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर मेरा पेरीमीटर बढ़ गया तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कम हो जाता है, फिर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ संभाल लेती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थिनर बार यूज कर लो, मोर इन नंबर, जितने नंबर पहले चाहिए थे उससे ज्यादा ऑब्वियसली लगेंगे, क्योंकि हमने बार को पतला कर दिया है, लेकिन उससे मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ में कंट्रोल आ जाता है। दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट वर्जन ऑफ कीपिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ एडिक्वेट। आगे चलें। इन अ सर्कुलर वाटर टैंक जिसका d डायमीटर है, h उसकी डेप्थ है, विद फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एट द बेस, बेस पे फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, इफ y इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, द हुक टेंशन एट द बेस ऑफ द वॉल इज। देखो, हुक टेंशन से नहीं बाजा रही, ये मान लो एक साइड है वॉल, वो फ्रंट व्यू है बेसिकली वॉल की, वॉल का, वाटर टैंक की वॉल का, ये इसका बेस है, यहाँ टॉप तक पानी भर रखा है, h हाइट तक, टॉप तक पानी भरा हुआ है। अगर पानी भरता तो वाटर प्रेशर डायग्राम हम बनाना जानते हैं, यहाँ पे टॉप पे 0 और यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा, गामा h,
बेसिकली गामा वो है स्पेसिफिक वेट है वाटर का, h हाइट है, गामा h वेट आ गया। अब ये मेरे को क्या मिला, प्रेशर मिल गया, P मिल गया प्रेशर बॉटम पे, क्योंकि इसने बेस ऑफ द वॉल, बेस पे पूछा है। और हुप टेंशन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है हुप टेंशन इज इक्वल टू PD/2। तो प्रेशर कितना है मेरा, गामा H इंटू D/2। ऑप्शन कौन सा मैच किया। देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, लेकिन था कुछ नहीं। हम लोग जानते हैं बॉटम पे गामा H प्रेशर होगा, PD/2 याद रखना था। ये कहाँ से आता है, स्टोम से, तो जो सॉलिड मैकेनिक्स से मेरा बेसिकली वहां से आता है। तो गामा H D/2 इज द राइट आंसर। एक आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ हमारा UPPSC AE का लमसम पैक, जो कि स्पेशल डिज़ाइन किया है इसी पर्पज़ के लिए, उसको लीजिए, उसको चेकआउट कीजिए, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विजिट करिए www.cizplus.com पे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ साथ आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।